हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 9 का। जो ये है क्लास 9 का है और चैप्टर 3 है अपवाह। आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है अपवाह शब्द उस क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो ये एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इसके निकास किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोण कहते हैं। मतलब कि अपवाह क्या होता है, एक नदी तंत्र को दर्शाता है तो उसे हम अपवाह बोलते हैं। और ये अपवाह मतलब नदी जो होती है जा करके अंत में कहाँ, किसी झील में, किसी तालाब, समुद्र में या महासागर में निकलती है। और इस पूरे जो जहाँ जहाँ ये नदी बहती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपवाह द्रोणी कहते हैं जैसे कि कुछ पर्वत या भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब यहाँ पे है कि जल विभाजक क्या है। तो जल विभाजक मतलब जैसे जब दो जगह से जल बह रहा हो तो उनको अलग अलग जो है विभाजित जो भाग करे उसे हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जल विभाजक है। इधर जो है धारा अ बह रही है और इधर धारा ब। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों धाराओं को जो है डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। अब यहाँ पे है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। तो मतलब विश्व में सबसे अपवाह द्रोणी कौन है, तो अमेजन नदी की है। अपवाह द्रोणी यानी सबसे जो है ज़्यादा एरिया में बहने वाली नदी अमेजन नदी है। तो कुछ इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो उसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो गंगा की जो है अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। आगे है भारत में अपवाह तंत्र। भारत में जो अपवाह तंत्र है इससे भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। मतलब जो भारत का अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय की जो नदियाँ हैं वो, और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ मतलब जो कि हिमालय से निकलती हैं उन्हें हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और जो इधर उधर पहाड़ों से, बरसात के पानियों से, अन्य जगहों से बनती उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती हैं। इसमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। मतलब जो हिमालयन नदियाँ होती हैं वो 12 मासी होती हैं, उनमें 12 महीने जो होता है जल होता है। क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है तब भी वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे जो बर्फ गिरे रहते हैं उनसे वो जल प्राप्त कर लेती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। मतलब उत्तरी भाग से कौन कौन दो नदियाँ निकलती हैं, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मतलब जो हिमालय है, हिमालय काफ़ी ऊंचा है तो वहाँ से जब नदियाँ, ये देख रहे हैं यहाँ से कैसे निकल रही हैं, तो ये हिमालय का ऊपरी क्षेत्र है। यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो काफ़ी तीव्र निकलती हैं, तेज़ी से निकलती हैं। अब चूँकि ऊंचाई से मैदानी क्षेत्र में आती हैं, ढाल में, तो ऊपर से जो पहाड़ वगैरह हैं इन सबको काट के देख रहे हैं किस तरह से ये रास्ता बन गया है। तो इन सबको ऐसे 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 काटती हैं और अपने साथ ढेर सारे गार्ड, सिल्ट, बालू लाती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ मैदानों से बहुत सी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जब ये पहाड़ों से निकल करके आ जाती है मैदानों में तो बहुत सारे जो है आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक नदी निकल रही है, यहाँ से नदी का स्रोत है
अब यहाँ से ये ऊंचाई से निकल रही है धीरे 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 धीरे। जहाँ नदी एक सीधी रेखा में नहीं बहती है, इसको जहाँ जगह पानी को जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ से वो निकलना शुरू कर देता है। पानी को बांध बना करके उसका रास्ता जो है घुमा सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ से ये आ गई मध्य भाग में। अब यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे इसको देखिए, यहाँ से रास्ता मिला तो कुछ ऐसे निकल गई इधर, और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो पहले इसकी जलधारा जो थी ऐसे थी, लेकिन अपने साथ जो बालू और सिल्ट लाती थी, धीरे धीरे वो सब इधर जमने लगा, तो ये एक तरह से झील बन गई गाय के खुर के आकार की। और फिर नदी इधर से जो है पानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको गोखुर झील बोलेंगे। और ये जैसे इसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसको विसर्ग बोलते हैं। आगे आने के बाद जब ये मैदान में आ जाती है तो इसकी जो प्रवाह दर होती है, मतलब जो स्पीड होती है, बहुत धीमी हो जाती है। तो इस वजह से देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे ऐसे ऐसे भागों में बट जाती है। बटने का मतलब कि अपने साथ जो ये जो बालू और सिल्ट लाती है वो धीरे 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 कई जगह जमने लगता है, तो इससे इसकी कई सारी धाराएं बन जाती हैं और इस तरह ये कई आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती है। ठीक है। आधे अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो कुछ जो है पश्चिम की दिशा में बहती हैं, बड़ी होती हैं। और क्या ये जो है हिमालय नदियों से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, छिछली होती हैं, लंबाई इनकी कम होती है। आगे है, क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। आगे है हिमालयन की नदियां। अब आते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र क्या है? तो कोई एक बड़ी नदी है, उसमें और कई सारी नदियां मिल जाती हैं तो उसे हम नदी तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। पश्चिम दिशा की ओर बहती है और भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय घाट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे इनकी सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आसपास मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? ये पाकिस्तान में मिठानकोट के पास मिल जाती हैं। आइए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग जो है सिंधु नदी से पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ से सिंधु नदी निकलना स्टार्ट होती है और ये लद्दाख में जो है एंट्री लेती है भारत में, और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये आ गया पाकिस्तान का मिठानकोट। यहाँ पे इसमें जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये सभी आकर के मिल जाती हैं। उसके बाद फिर ये जो पश्चिम में बहती है और धीरे धीरे ये जो है दक्षिण में बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। आइए देखते हैं यहाँ से। इसके बाद नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ जो है ये कराची है, कराची से फिर अरब सागर में आके मिल जाती है। आगे देखते हैं क्या है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किमी लंबी
सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किमी जो है सिंधु नदी की लंबाई है। अब जितना हमने पढ़ा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जैसे सिंधु नदी तंत्र में कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये इम्पोर्टेंट है। उसका उद्गम कहाँ हुआ है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है, और ये जो है पाकिस्तान में कहाँ से जो है एंट्री लेती है, कहाँ कहाँ इसकी कौन नदियाँ मिलती हैं, और लास्ट में कहाँ जाके गिरती है, इसकी लंबाई कितनी है, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे है कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। मतलब 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता संधि। इसके अंतर्गत जो है सिर्फ 20% भाग जो है इस नदी का भारत यूज कर सकता है और नहीं कर सकता है। आगे है गंगा नदी तंत्र। गंगा मुख्य धारा भगीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। मतलब ये जो है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसकी मुख्य धारा जो है भगीरथी है। आगे उत्तराखंड में देवप्रयाग में इसमें आकर के अलकनंदा मिल जाती है। फिर हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मतलब हरिद्वार आते आते जो है गंगा धीरे धीरे पर्वतीय भागों को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में जो प्रयाग संगम है वहीं पे आकर के जो है ये मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन वे नदियां जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बनाती है। मतलब इससे थोड़ा दिक्कत तो ज़रूर होता है, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने साथ ये कई सारी उपजाऊ जमीनें मिट्टियों लेके आती हैं। यहाँ फिगर में देखिए देवप्रयाग में भगीरथी एवं अलकनंदा का संगम। ये जो प्रयाग है जहाँ ये मिलती है इसे हम देवप्रयाग कहेंगे, और यहीं पे भगीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं। आगे है नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। मतलब एक परियोजना आई है नमामि गंगे परियोजना। इसका 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला तो क्या, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और दूसरा उसके कायाकल्प को और संरक्षण को बना के रखना। आगे है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम, इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। आगे है बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये फरक्का जो है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पे देखिए गंगा कहाँ है, ये हमारी निकल गई गंगा नदी यहाँ से, इस तरह से आती है धीरे 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 यहाँ पे आ गई, और ये गंगा नदी यहाँ इसका दक्षिणतम बिंदु जो है ये फरक्का है। ठीक, यहाँ से आ करके जो है फिर ये बांग्ला यहाँ से आती है और उसके बाद बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ दिया है गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भगीरथी हुगली जो कि इसकी एक वितरितिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो नदी है एक ये है और एक ये 2 जलधार बन गई है। एक तो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है और एक वो डेल्टा वाले एरिया में चली जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती हैं। मतलब जब ये जो है समुद्र में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो उससे पहले इनको मेघना नाम दिया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मतलब सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। आगे है, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम पे रखा गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है बहुत विश्व का सबसे बड़ा और बहुत ही तेजी से विकसित वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ पे बंगाल रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं। आगे है, गंगा की लंबाई 2500 किमी से अधिक है। अब गंगा की लंबाई कितना है? तो 2500 किमी से अधिक है। आप गंगा नदी के अप्रवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये जो अम्बाला नगर है, अभी जल विभाजक हमने आपको दिखाया ना कि क्या होता है कि जब दो नदियों को जो है अलग अलग बांटता है जो भाग, उसी को हम जल विभाजक कहते हैं। तो इधर गंगा और इधर जो है सिंधु नदी है, इन दोनों को जल विभाजक कौन कर रहा है? तो अम्बाला नगर कर रहा है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किमी है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में 6 किमी की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े विसर्प बन जाते हैं। मतलब कि इनका जो ढाल है तो इस तरह से कई सारे विसर्प इसमें बने रहते हैं। आगे अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। मतलब ब्रह्मपुत्र भी नदी कहाँ निकल रही है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकल रही है, सिंधु और सतलज के बगल से ही। इनकी लंबाई सिंधु नदी से अधिक है, परंतु का अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी से भी लंबी है, लेकिन इसका अधिकतम भाग जो है वो भारत से क्या है? बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मतलब इसकी दिशा जो है इस तरह से पूर्व की ओर है। नामचा बर्मा शिखर, ये इम्पोर्टेंट है। 7757 मीटर इसकी ऊंचाई है के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घाट्स के माध्यम से प्रवेश करती। कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। आइए ग्राफ फिगर में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से यू आकार की, ये देखिए यहाँ से ये निकल गई जो है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। धीरे धीरे ये हो गया, यहाँ से देखिए ये यू आकार की घाटी की तरह बनाई और यहाँ से नामचा बर्मा दर्रे से जो है भारत में एंट्री लेती है। इसको जो है यहाँ पे दिहांग बोलते हैं और धीरे 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 ये आगे बढ़ती है और यहाँ आकर के बंगाल में आती है और यहाँ आगे बढ़ के बंगाल से जो है गंगा में मिल जाती है और यहाँ पे ही इन दोनों नदियों का नाम क्या होता है? मेघना। और उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो वही दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में घाट्स के माध्यम से प्रवेश करती हैं। यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदी इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो, और वहाँ पे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। मतलब यहाँ से फिगर में हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जो है दिहांग नाम है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ बंगाल में प्रवेश करती है इसका नाम जमुना हो जाता है और आ करके जब गंगा से मिल जाती है तब क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है। निर्माण अब आगे है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। आगे है, क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा
बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? अच्छा, ये तो वो प्रश्न है। प्रत्येक वर्षा वाले ऋतु में यदि नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण यह नदी सतह बढ़ जाता है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। परिवर्तन क्यों लाती है? क्योंकि भाई ये अधिक मात्रा में सिल्ट बालू लाती है। तो क्या होता है, जैसे ये धारा ऐसे बह रही है, अब यहाँ पे ला के बालू गाज दी, तब ये तो रास्ता बंद हो गया, तो पता चलेगा ऐसे मुड़ जाएगी। फिर यहाँ कुछ टाइम में बालू हो गया तो ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से कई सारी धाराएं इसमें बन जाती हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ने। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय की मुख्य नदियां कौन है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सब किस दिशा में बहती हैं? ये सभी जो है पूर्व दिशा में बहती हैं। हाँ, ये सभी जो है पूर्व दिशा में बहती हैं और आके बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? गिर जाती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी नदियां हैं। पश्चिम घाट में भी जो है अनेक छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। कौन कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां कैसी हैं? तो ये दो नदियां जो हैं वो प्रायद्वीप की बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारदमुख का निर्माण करती हैं। आगे है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक अपभ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गाज से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। मतलब धुआंधार प्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो नर्मदा नदी के द्वारा होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये जो है निकलती है। अब आगे है नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में स्थित है। जो नर्मदा नदी है वो क्या करती है? तो मतलब जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से गुजरात से जो है बहती है। यहाँ पे है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना प्रारंभ की गई है। आगे है ताप्ती नदी का द्रोणी देखते हैं। ताप्ती द्रोणी। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। मतलब ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ताप्ती नदी सतपुड़ा जिले से निकलती है। इसकी लंबाई जो है बहुत कम है और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार उन राज्यों के मुख्य नदी मतलब यहाँ ये जो है बहती हैं, ये मुख्य धाराएं हैं। एक गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र से है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
द्वीपी नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, मतलब जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी है। नदी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी अनेक सहायक नदियों से मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। आगे देख लेते हैं। आगे है कृष्णा द्रोणी। अब कृष्णा नदी की द्रोणी की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, प्रभात, घटा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। मतलब कृष्णा नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मूसी है और भीमा है इसकी सहायक नदियां। इनकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कहाँ कहाँ फैली है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। अब कावेरी द्रोणी की बात करते हैं। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडुलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। आगे देखते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिवम समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। पहला कौन बनाता है? पहला जो है सिंधु नदी बनाती है, जिसको क्या ताबड़तोड़ यहाँ हमने एक बार पढ़ा था, धुआंधार प्रपात। तो पहला जो है नर्मदा नदी बनाती है, जो कि धुआंधार प्रपात बनता है। ठीक है। और दूसरा जो है शिवम समुद्रम प्रपात बनता है, जो कौन बनाता है? कावेरी नदी। ठीक है। और इस प्रपात से जो विद्युत बनता है वो मैसूर, बैंगलोर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र में जाता है। आगे है कि यहाँ इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं, जैसे दामोदर नदी, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा। ये सभी क्या है? ये सभी भी नदी वही हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब आते हैं इसके आगे। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवड़ी है। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। मतलब कि पृथ्वी में 71% जो है जल है, जिसमें से 97% जल कैसा है? लवड़ी है। केवल 3% जल जो है स्वच्छ जल है, जिसमें से 3/4 भाग क्या है? हिमानी के रूप में है। अब झील के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वालों घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। मतलब कश्मीर में कौन सी झील है? डल झील कहाँ है? डल झील जो है कश्मीर में है, और इस झील में कई सारे नाव चलती हैं घरनुमा। जैसे आप यहाँ फिगर में देखिए, ये नाव है और ये घरनुमा नाव है, इस तरह से बनी हुई होती है। लोग यहाँ आते हैं घूमने देखने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। यह कल्पना की कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती तब क्या होता है? वे उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। ठीक है, ये तो उसी के बारे में है। सबसे बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर। ये बहुत बड़े आकार की झीलें होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं।
भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अप्रवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती, स्पीड तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। स्पीड और बार रोधिका कैसे झीलों का निर्माण करती है, तो लैगून झीलों का, जैसे चिल्का झील कैसा है, चिल्का झील जो है लैगून झील है। थोड़ा चिल्का झील के बारे में जानते हैं। चिल्का झील कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अब पुलिकट झील कहाँ है, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोल्लूरू झील कहाँ है, तो कोल्लूरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील क्या है, ये सबसे ज़्यादा लवड़ी झील है। लवड़ी झील, इससे क्या बनता है, लवड़ी झील ये है, इससे क्या बनता है, नमक इससे बनाया जाता है। तो अभी लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम पे एक जो है कई सारे झीलों का एक PDF डाल दूँगी। आप वहाँ से झीलों के बारे में पढ़ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा झीलों के बारे में। आगे देखते हैं नमक का, हाँ यहाँ पे है ना कि लवण जल वाली झील है, इससे जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनती हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। जम्मू कश्मीर की जो उलर झील है वो भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है, वो नदी के प्रभाव मतलब बहाव से नहीं बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी झील, उलर झील। उलर झील क्या है, प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। आगे देखते हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद भांगड़ा नंगल परियोजना। गुरु गोविंद सागर झील, ये एक झील बनी है, और ये झील किस लिए बनी है, तो ये विद्युत जो है उत्पादन के लिए बांध बना के इस झील को बनाया गया है। झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती तथा सूखे के मौसम में यह पानी के प्रवाह को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये सभी झीलों के बारे में है। आगे है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। एक बार जान लेते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। तो ये बात तो सही है कि भाई कुछ ना कुछ मानव कुछ भी करे, उसको जल की हमेशा आवश्यकता रहेगी, पीने के लिए, खाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए और खेती करने के लिए, हर एक जगह उसको जल की आवश्यकता होती है। जल मूलभूत आवश्यकता है, अनेक मनुष्यों से अनिवार्य होता है। प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। किसने, नदियों के तट ने जो है प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, अपने राज्य के उन शहरों। भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व अधिक है।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ शुभारंभ हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम कर जल की गुणवत्ता को सुधारना है। अब नदी प्रदूषण क्या है? तो नदी प्रदूषण वही है कि नदी में अपशिष्ट कचरा डाल देते हैं, गंदगी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, और जितने भी हम लोग पूजा पाठ कर देते हैं तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को ले जाके नदी में फेंक देते हैं, मूर्ति प्रवाहित कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, नदियाँ जो होती हैं प्रदूषित होती जाती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रवाह चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसको टिक लगा दिया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, या इसका एक मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, मैं उसको टेलीग्राम में डाल दूँगी। आपको चाहिएगा तो आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक